हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। कल अपने राष्ट्रीय आंदोलन जो टॉपिक अपना उसमें से आधा पार्ट रह गया था। मैं कहूँ कि हाँ, आधा ही मान लो चलो, आधा पार्ट रह गया था। हमने 1885 से शुरू करके थोड़ा-सा हल्का-सा मैं वैसे रिवाइज़ करवा देता हूँ आपके माइंड में कि हमने पढ़ा था 1885 से लेकर 1915 तक की मुख्यतः 3 घटनाएँ हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी। पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बाद हमने 1887 में जो तीसरे अध्यक्ष तय से तीसरा तय से तैयब जी थे, उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। दादा भाई नौरोजी जो कि दूसरे अध्यक्ष रहे, हमने कहा कि वो लंदन में रहते थे और ब्रिटिश संसद के वो सदस्य रहे। कौन सा ऐसा क्रांतिकारी जो ब्रिटिश संसद का सदस्य रहा? दादा भाई नौरोजी। फिर हमने ये जाना कि 1905 में अंग्रेजों में मैं कहूं तो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन जिस समय हुआ वायसराय कर्जन था। कर्जन ने बहाना बनाया प्रशासनिक कारणों का। जैसे अवध का विलय किया, कुशासन का आरोप लगाया था, उसी तरह बंगाल के विलय में क्या आरोप लगाया कि प्रशासनिक कारण के कारण हम इसका विलय कर रहे हैं। 5 में बंगाल का विभाजन हुआ और 11 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में एक तरफ उत्तरी भारत में यानी कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलता है। स्वदेशी आंदोलन उत्तरी भारत में बंगाल में चलता है, तो वहीं इसी समय बंगाल से उपजे असंतोष के कारण दक्षिण में यानी कि आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन चलता है जिसे हम वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1905 में ये घटनाएं 1907 तक चलता है स्वदेशी आंदोलन का और ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। इसी बीच क्या होता है, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन हो जाता है। 2 गुट थे, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल में हमने गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले का जिक्र पढ़ा था कि वो नरम दल के मुख्य सदस्य थे और उसके साथ साथ जिन्ना भी उनके साथ थे। जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों गुजरात के वकील थे, गुजरात मूल निवासी और वकील थे। फिर हमने ये जाना 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ढाका में इसकी स्थापना हुई। मुस्लिम लीग के 30 में रहमत अली अध्यक्ष बने थे। मुस्लिम लीग ने 1933 में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया जिसमें 5 प्रांतों को मिलाकर उसने पाकिस्तान के गठन की बात की थी। 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान मांग को बड़े पैमाने पर उठाया जाता है। यह हमने मुस्लिम लीग के बारे में जाना था। फिर हमने जाना 1907 में सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन। 1907 के बाद हमने 8 में कुछ ही नहीं पढ़ा। 1909 में हमने 2 बातें पढ़ी थी। एक तरफ 1909 का अधिनियम जिसमें मुसलमानों को अलग से उनके लिए स्पेशल वोटिंग की व्यवस्था कर दी गई थी, निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 के एक्ट में हुई। दूसरी तरफ 1909 में गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र लिखा था। 10 में हमारे काम की कोई विशेष बात नहीं है। 11 में बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। 12 में राजधानी दिल्ली बनती है, वैसे ही है और इसका कोई जिक्र अपनी बुक में है नहीं। तो 13 में हमने कुछ नहीं पढ़ना। 14 में कामागाटा मारू और 14 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 14 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। 1915 में मुख्यतः 2 बातें होंगी, 2 नहीं 3 हो जाएंगी। एक तो हिंदू महासभा की स्थापना होती है। दूसरा 1915 में क्या होता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत वापस आते हैं और साबरमती आश्रम में एक सेवा सदन के नाम से आश्रम वर्धा में था, एक साबरमती आश्रम गुजरात में था। और 1915 में एक और क्या बात होती है, नरम दल और गर्म दल के मध्य कांग्रेस का जो विभाजन 7 में हुआ, 15 में जाकर 8 साल बाद दोनों एक हो जाएंगे। 1916 फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने पहली बार अपनी राजनीतिक उपस्थिति दी, जो कि गांधी जी की पहली बड़ी राजनीतिक उपस्थिति मानी जाती है। 1916 दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ पैक्ट के नाम से जिसे जानते हैं। और इसी समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को जो अलग से वोटिंग की व्यवस्था मिली थी उसको समर्थन दे दिया, उसको मान लिया। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाला जो मसला था, जहां गांधी जी के पास
जो शुक्ल साहब आते हैं वो गांधी जी को कहते हैं कि आप चंपारण चलिए, वहां किसानों के साथ बगान मालिकों ने जबरदस्ती की हुई है नील की खेती के लिए। तो चंपारण 1917 में किसान आंदोलन, चंपारण आंदोलन होता है, जिसमें गांधी जी नील की समस्या का, जो किसानों की समस्या थी, उसका हल करवाते हैं। 1918 में, 17 के बाद 18 में दो बड़े आंदोलन हम पढ़ते हैं। पहला क्या था? अहमदाबाद या खेड़ा? अहमदाबाद था। उसके बाद खेड़ा, CAK हमने पढ़ा था। तीसरा खेड़ा। उसके बाद 19 में क्या होता है? 1919 में रॉलेट सत्याग्रह आता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। 1919 बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा लग रहा है जैसे रेडियो ऑन कर दिया और समाचार पढ़े जा रहे हैं। मेरे याद हैं तो मैं पढ़ देता हूं, हमारा दोहराव अच्छा हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। उसी समय मैं कहूं तो जो गोलियां चलाने वाला जनरल था वो जनरल डायर था, जिसकी बाद में उधम सिंह ने उसके घर जाके, जनरल डायर नहीं, ओ डायर की हत्या की थी, जिसने गोलियां चलाई थी। ये मसला हो जाता है जलियांवाला। इस समय तक गांधी जी पूर्ण रूप से अंग्रेजों के पक्ष में होते हैं, अंग्रेजों के सहयोगी होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी अंग्रेजों के असहयोगी हो गए और असहयोग आंदोलन चलता है। हमने कहा नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को फाइनल मंजूरी दे दी। असहयोग आंदोलन चलता है 1 अगस्त 1920 को। उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है, जहां से हमने स्टार्ट करना है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। अब यहां से हमने पढ़ना शुरू करना है। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देता हूं, फिर प्रश्न करेंगे। ठीक है जी, चलिए। खबरें समाप्त हुई, अभी तक के लिए समाचार समाप्त हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की विशेषता हमने कहा कि 1920 में खिलाफत भी इसी समय चला था, खिलाफत आंदोलन भी इसी समय चला था। ठीक है जी। खिलाफत आंदोलन का तो सीधा है 1920 हम मान लेते हैं इसको, 1920। और कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली इसके नेता थे। मोहम्मद अली प्लस शौकत अली इसके नेता थे। अच्छा, ये खत्म कब होगा? ये मुस्तफा कमाल पाशा जो है, मुस्तफा कमाल पाशा का जिक्र आता है, ये तुर्की का था भाई। इसका ना ज्यादा नहीं याद रखना, चलो इसको छोड़ ही दो। वैसे तो इतना याद रख लो आप कि जो था खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली। क्योंकि ये मसला ना तुर्की फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात है, तो उसको समझाने लगूं तो मतलब नहीं है, रीड का समय कम है। इसको एक बार मुस्तफा कमाल पाशा को, जैसे आप मेंस की तैयारी करेंगे, बहुत वृहद स्तर पर आपको लेंथी एकदम खबरों के अनुसार पढ़ाया जाएगा, अच्छे से आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। खिलाफत आंदोलन जब चला तो गांधी जी ने यह सोचा कि मुसलमानों को साथ में लेने का अब अच्छा अवसर है, तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन साथ साथ चलते हैं। बाद में खिलाफत वाले लोगों ने असहयोग, गांधी जी को इसकी बागडोर सौंप दी थी। असहयोग आंदोलन हमने पढ़ा था कि अगस्त 1920 और दूसरा हमारे पास था जनवरी 1921। कोई भी ऑप्शन में दोनों में से एक होगा, आपका एक उत्तर होगा। असहयोग आंदोलन जो चलता है, असहयोग आंदोलन यहां चल रहा था, तो दक्षिण भारत में भी आपको पता है आंध्र प्रदेश में यह चल रहा था। किसके नाम से? असहयोग आंदोलन को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना गया? आंध्र प्रदेश में जाना गया गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला आंदोलन, या कहें वन सत्याग्रह। किस नाम से? गुरिल्ला आंदोलन या वन सत्याग्रह के नाम से आंध्र प्रदेश में जाना गया। असहयोग आंदोलन भाई पूरे देश में जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, तो गंगानगर वाले, पंजाब वाले, तो सभी लोग इधर उधर से कि हम जहां अपने अपने स्तर पर सरकार का जो विरोध करते हैं। अवध में गांधी जी के इसी कार्य प्रणाली को देखते देखते बाबा रामचंद्र ने गांधी जनरल जो जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू के सहयोग से इन दोनों ने मिलकर कौन सी संस्था बनाई? अवध किसान सभा। कौन सी संस्था बनाई? अवध किसान
सभा कब बनी? ये भी 1920 में बनी। ठीक है। आंध्र प्रदेश में गुरिल्ला या वन सत्याग्रह कब चलता है? असहयोग आंदोलन के समय। ये सारे इसी समय की घटनाएं हैं। असहयोग आंदोलन बहुत शानदार तरीके से चल रहा था। गांधी जी ने कहा एक वर्ष के अंदर मैं आपको क्या है, आपको स्वराज्य दिला दूंगा। गांधी जी ने कहा अगर आप लोग मेरा सहयोग करें, पूरा देश मेरा सहयोग करो, तो एक वर्ष के अंदर आपको स्वराज्य, आपको आजादी दिलवा दूंगा। आंदोलन बड़ा शानदार तरीके से चल रहा था पूरे देश में, शानदार तरीके से। इसी बीच क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी, क्या था? चोरा चोरी जगह पड़ती है, चोरा चोरी जगह पड़ती है यूपी के गोरखपुर में। कहां पड़ती है? यूपी के गोरखपुर में। यहां पर क्या होता है, एक पुलिस थाने में आग लगा दी। क्या हुआ? पुलिस थाने में आग लगा दी। 1+21 लोग जो हैं जल गए। 1+21 यानी कि 21 सिपाही और एक थानेदार, कुल 22 लोग जो क्रांतिकारियों द्वारा थाने को आग लगाने के कारण जलकर मर जाते हैं। गांधी जी बड़े दुखी होते हैं क्योंकि गांधी जी का एक ही जो सिद्धांत था कि अहिंसा की नीति पर हमने अंग्रेजों का विरोध करना है, हिंसा बिल्कुल नहीं अपनानी। अब गांधी जी ने यह देखा कि यहां पर हिंसा हो गई तो गांधी जी ने आंदोलन, फिर बाद में, अब वो अपनी बुक में वो जो है ना तो तारीख दी हुई ना जगह शायद दी हो सकती है। 12 फरवरी थी, 12 फरवरी 1922। अब आप इस तारीख को मत पढ़ना क्योंकि 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी की घटना की तारीख दी हुई है। आप नए लोग अन्य आंकड़ा याद करेंगे तो वो फिर भूल जाएंगे। तो अपने ये दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाद में क्या होता है, 12 फरवरी 1922 को बारदोली जगह पड़ती है गुजरात में। बारदोली सत्याग्रह हम पढ़ेंगे 1928 में। यहां पर गांधी जी आंदोलन को रद्द कर देते हैं, आंदोलन रद्द कर दिया। असहयोग आंदोलन के बारे में इतने ही तथ्य थे। अंतिम परमिशन कब मिली थी? नागपुर अधिवेशन में अंतिम मोहर लगी थी। ठीक है जी, ये बातें हमारी सारी यहां तक हो जाती हैं। जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया पूरे देश से, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि एक जगह की घटना के लिए पूरे देश को सजा देना ये बुद्धिमानी का परिचय नहीं है, तो बहुत सारे जो है सवाल उठे गांधी जी पर। गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया जाता है। गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। अब गिरफ्तारी हो जाती है गांधी जी की, इसी समय गांधी जी गिरफ्तार, और फिर जब सजा सुनाई जाती है तो जज होता है कौन? ब्रूमफील्ड। जज होता है कौन? ब्रूमफील्ड। रॉयल एनफील्ड बाइक होती है ना, ये ब्रूमफील्ड है। ब्रूमफील्ड बड़ा प्रभावित था गांधी जी से, और ब्रूमफील्ड ने कहा देखो सजा भी सुना रहा है, दर्द भी दे रहा है, दवा भी, है ना, तो सजा भी सुना रहा है और फिर ये कह रहा है कि भाई मेरे को ना बड़ा दुख हो रहा है। ठीक है, गांधी जी को कहता है मोहनदास, अगर भाई तेरे को तेरी सजा कम हो जाए ना, आपकी सजा कम कर दी जाए, तो किसी भी तरह सरकार के द्वारा, एक बार तो सजा हो रही है, आगे कम कर दी जाएगी ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। ब्रूमफील्ड, किस जज ने सजा सुनाई? ब्रूमफील्ड ने सजा सुनाई। आगे सजा तो 6 वर्ष की मान लो हुई है, लेकिन 1924 में गांधी जी को रिहा कर दिया जाएगा। तो 1924 में गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। ये सारा घटनाक्रम असहयोग आंदोलन का है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। चलिए, अब 1922 हो गया। 1922 हो गया तो गांधी जी के पक्ष में सभी लोग गांधी जी के साथ चल रहे थे। लेकिन इसी बीच क्या होता है, दो व्यक्ति हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पापा, और CR दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। इन्होंने कहा, जैसे आपको पता है केजरीवाल और अन्ना हजारे ने मिलकर आंदोलन शुरू किया था। केजरीवाल कहते हैं कि हमें पार्टी बनाकर सत्ता में आकर सुधार के काम करने चाहिए, और वहीं अन्ना हजारे ने कहा नहीं आंदोलन करेंगे। अब गांधी जी आंदोलन की राह पर थे। दो व्यक्ति थे, इन्होंने कहा विधान परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, विधान परिषदों के
चुनाव में हिस्सा लेना। अब इस हिस्सा कैसे लिया जाएगा, क्या हिस्सा लेना है? केजरीवाल ने कह दिया भाई अपने चुनाव में हिस्सा लेंगे, तो अन्ना हजारे वो सेम ही कहानी वैसी सी बनी। अन्ना हजारे ने कहा कैसे लेगा हिस्सा, क्या पार्टी बना लेंगे? कौन सी? का आम आदमी पार्टी। तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने भी एक पार्टी बनाई जिसको हम कहते हैं स्वराज्य पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज्य पार्टी बनाई थी। तो कहीं कैसा भी प्रश्न आ जाए विधान परिषदों में चुनाव में हिस्सा लेने की बात, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, इन्होंने कौन सी नई पार्टी बना दी? गांधी जी से दुखी होकर स्वराज्य पार्टी का निर्माण करवा लिया। यह इलाहाबाद में 1923 में इसका गठन हुआ था। आगे जो कोई मेंस के लिए देख रहा है तो उनको वैसे और मैं बता देता हूं, इलाहाबाद में 1923 में इसका गठन हुआ था। चलिए ये पार्टी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अब गांधी जी का सफर इसी बीच अब आप देखेंगे कि 1922 में गांधी जी गायब हो जाते हैं गांधी जी, और गांधी जी 1922 से लेकर 1928 तक स्विच ऑफ हो गए। गांधी जी भारतीय इतिहास की राजनीति में गांधी जी का कहीं कुछ नहीं मिलता, गांधी जी ऑफ हो गए। अब जैसे ही गांधी जी ऑफ हो गए, दोबारा 1928 में गांधी जी अपना सेशन पुनः प्रारंभ करेंगे। गांधी जी ने सोचा कि मुझे तो लोग भूलने लगे हैं। आप ना वैसे कहानी रूप में सुना रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि 1928 में ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी को लगा कि अपने पुनः शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो भैया आप उनकी जगह कोई ले लेगा। अब ऐसा क्या हुआ? देखिए 1924 की घटना का जिक्र नहीं है। 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था भगत सिंह और उनके ग्रुप वगैरह ने मिलकर, और वो फिर 1925 में काकोरी कांड कर देते हैं, उन सब का जिक्र है नहीं। तो 1928 में एक तो गांधी जी राजनीति पुनः शुरू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 1928 में ना आपको पता है HSRA, इसका नाम लिखूं तो मैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका गठन होता है 1928 में। कहां होता है? फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह मैदान में। यह मैदान कहां पड़ता है? यह मैदान पड़ता है दिल्ली में। आप सुनते जाएं कि 1922 से 28 तक गांधी जी, 24 में गांधी जी को रिहा कर दिया जाएगा, तो 24 के बाद आप ये मान लें कि गांधी जी 4 साल तक, उनको कहा होगा भी फालतू में चौधर नहीं करनी, चुपचाप काम करते रहना। याद करवाने के लहजे से आपको बोल रहा हूं, हमारे लिए सभी जो है रिस्पेक्टेड है भाई। 1928 में HSRA का गठन फिरोज शाह मैदान दिल्ली में हुआ। इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कहते हैं। इनके हम बात करें तो भगत सिंह है, जतिन दास है, एक वो अजय घोष जो थे वो थे, और चंद्रशेखर वगैरह, ये सारे इसके सदस्य थे। इन्होंने मिलकर ये अपना एक HSRA बनाया। 1928 में एक काम और क्या हुआ था? नेहरू रिपोर्ट। संविधान सभा की जब आपने बात करते हैं, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू समिति बनी थी, सॉरी रिपोर्ट नहीं, नेहरू समिति बनी थी। क्या बनी थी? नेहरू समिति। किसकी अध्यक्षता में भाई? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति बनी थी। उनको कहा गया था, क्यों बनी थी? क्योंकि 1928 में ही तो एक काम और हुआ था, साइमन कमीशन भारत आया। क्या हुआ? साइमन कमीशन भारत आया। अब इसके बारे में थोड़ी समस्या है। एक बुक में दे रखा है साइमन कमीशन भारत आया 1927, 2 किताबों में दिया है 1928।
एक्चुअल में क्या था, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो गया था, लेकिन बॉम्बे में फरवरी 1928 में बंबई उतरा था। तो साइमन कमीशन हम एक बार के लिए याद रखेंगे, 1928 में साइमन कमीशन एक बार के लिए कि यही मानना है, साइमन कमीशन भारत 1928 में आता है। 28 ऑप्शन में नहीं है तो 27 मान लो कि गठन 27 में हुआ था। 28 में कितनी बातें होगी, हमने उधर संविधान सभा में पढ़ा था कि नेहरू समिति का गठन हुआ था, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अब वो बात यहां नहीं करनी, मैंने उस क्लास में आपको पढ़ाई हुई है। 1928 में और क्या काम हुआ, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन फिरोज शाह मैदान दिल्ली में हुआ। गांधी जी पुनः एंट्री करते हैं इसमें। ये सारी चीजें चल रही हैं और इसका गठन हो गया। अब इसका गठन हो जाता है तो ये लोग क्या करेंगे, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लें। इस पार्टी के लोग, आपको पता है इस पार्टी के लोग अप्रैल 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते हैं। बम फेंका, इस पार्टी के लोग थे, कौन कौन थे, भगत सिंह और बीके दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1919 में असेंबली में बम फेंका था। अच्छा, उससे पहले इन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन जब भारत आया 1928 में, जब ये लाहौर आया तो लाहौर में साइमन गो बैक के नारे लगे हुए, लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की पिटाई की जाती है, तो लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और आपको पता है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तो इसका बदला लिया किन्होंने, भगत सिंह और उनकी टीम ने। बदला लेने कौन आएंगे, भगत सिंह और उनकी टीम। और ये क्या करेंगे, हत्या कर देंगे किसकी, सांडर्स की। किसकी, सांडर्स हत्या। कब की घटना है ये, सांडर्स हत्या हुई थी दिसंबर 1928। दिसंबर 1928। 1928 में देखो क्या क्या हो रहा है, सारी बातें। ये पहले एक कमेटी बनाएंगे, एक समिति, फिर ये अलग अलग जगह पे जाएंगे। जैसे ही ये सारे लोग थे, लाला लाजपत राय थे, लाहौर में विरोध कर रहे थे, लाला लाजपत राय की पीट के हत्या कर दी गई। और जो पीटने वाले लोग थे उसमें सांडर्स भी था, आप ये मान लो। और सांडर्स जो है, फिर सांडर्स से इस हत्या का बदला लेते हैं। लाला लाजपत राय ने कहा था मेरी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी जो है ब्रिटिश ताबूत में कील साबित होगी। और उसी तरह हुआ। फिर दिसंबर 1928 में सांडर्स की हत्या कर देते हैं भगत सिंह और उनके साथी। भगत सिंह थे मान लो राजगुरु और जो उनके टीम के साथी थे। फिर भगत सिंह और जो वहां से ट्रेन में बैठकर एक अंग्रेज इंग्लिशमैन का जो कैप पहने हुए, ठीक है, और साथ में उनकी भाभी जो थी, उनके मित्र की पत्नी, वो अंग्रेज महिला बनी थी, वो अंग्रेजन जिसको कहते हैं। फिर ये वापस इधर आ जाते हैं अपने दिल्ली वगैरह में और इधर रहने लग जाते हैं। भगत सिंह पर यह केस चल रहा था, सांडर्स हत्या वाला। असेंबली वाले कांड में भगत सिंह को फांसी नहीं हुई क्योंकि यहां पर तो किसी की मृत्यु ही नहीं हुई। तो जैसे ही फिर इन्होंने देखा कि भगत सिंह के पास पिस्तौल पकड़ा, फिर वहां वाली गोलियां और इनको मिलाया गया, तो भगत सिंह को यहां पर क्या है पकड़ के, जब असेंबली वाले केस में यहां जब अप्रैल 1929 में भगत सिंह जो और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकेंगे, तब उनको क्या है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीके दत्त को तो छोड़ दिया जाता है। बटुकेश्वर दत्त तो आजादी के बाद तक भारत में रहे हैं, 1960-61 के आसपास शायद उनकी मृत्यु होती है। और फिर भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव, इन सभी को पकड़ लिया जाएगा। और आपको पता है कब फांसी दी गई थी, इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। 1931 में जब आएंगे तब इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, ये बातें क्लियर होगी, इतनी बात। चलिए प्रश्न करते हैं, फिर बीच में एक स्लाइड आएगी वहां मैं पढ़ दूंगा। चलो 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 चलो, बुलावा आया है, हमें माता ने बुलाया है, सारे बोलो जय माता दी। ये हमने कर लिया था 13 नंबर प्रश्न। किस घटना ने असहयोग आंदोलन वापस लिया गया? कौन सी घटना थी भाई, कौन सी घटना थी? चोरी चोरा कांड। कब? 5 फरवरी 1922 को हुआ। 22 को हुआ और 22 ही पुलिस कर्मचारी थे
को जला दिया गया था। यहां पर एक और बात दी गई है, अकाली आंदोलन भी इसी समय चला था। महंत जो थे उन्होंने गुरुद्वारों में गद्दी पर जो है कब्जा कर लिया था, तो अकाली आंदोलन इसी समय चला। नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, राजगोपालाचारी, इनको राजा जी कहते हैं ना, ठीक है। आसफ अली ने वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के समय। असम में गांधी जी को ना इस समय देखो असम के बागानों में गांधी बाबा, ईश्वर, गांधी महाराज की जय, ये नारे लगे थे वहां पर। वही असम के बगान मालिकों में, बगान जो थे वहां पर कृष्ण की जगह गांधी जी को, कि गांधी का राज आएगा। तो ये बात होगी। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न, किस इतिहासकार के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया? ये तो भाई गांधी जी की जीवनी लिखी थी, जिन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखने वाले थे तेंदुलकर, और ये चंद्रदेव नेसन थे, इंपॉर्टेंट बात है, जिन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया था। एक भाई बात और आती है, गांधी जी को आपको पता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी, पर अपनी किताब ने राष्ट्रपिता, इन किताबों ने में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है। समझ से बाहर है, कैसे दे दिया? हालांकि ये उत्तर सही नहीं है, उत्तर तो क्या है, सुभाष चंद्र बोस ही है। पर अगर पूछ लें और ये ऑप्शन में ना हो तो राजेंद्र प्रसाद कर लेना भी। अगर देखो जो है, मैंने कंडीशन बता दी। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? 1921 में, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, डिफरेंट टाइप का प्रश्न है। 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया। पूछा गया है, गांधी जी ने सूत कातने, सूती वस्त्र पहनना कब शुरू किया? सिर मुंडवाया जब गांधी जी को यह लगा कि भाई मैं कोट पैंट और ये बढ़िया सिस्टम से रहता हूं, तो सामान्य लोगों से अलग हूं, मैं सामान्य लोगों के साथ वैसा दिखना चाहता हूं, तो गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा दिया दक्षिण भारत में 1921 की यात्रा की तब। इस समय गांधी जी ने सूती वस्त्र पहनना शुरू किया। ए व बी दोनों ही सही है भाई, ए व बी दोनों ही। तो गांधी जी ने सूती वस्त्र पहनना कब शुरू किया? 1921। प्रश्न आया था किसी बड़े लेवल के एग्जाम में, लोग सोचते रह गए थे पता नहीं कहां से आया है। 12वीं की किताब में यह दिया हुआ है, एक इधर फोटो बनी हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ है। ये क्यों नहीं है? शहीद अमीन ने यंग इंडिया पुस्तक किसकी है भाई? यंग इंडिया पुस्तक किसकी है? इसकी रचना किसने की है? गांधी जी ने की है। किसने? गांधी जी ने की है भाई। किसने कहा स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का? कल बताया था ना मैंने, स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। भगत सिंह ने कहा है। ये क्या है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बाल गंगाधर तिलक ने। यहां स्वतंत्रता आ जाए या आ जाए क्रांति आ जाए, तो ये किसका है? भगत सिंह ने कहा है। चलिए, निम्न में से कौन सी घटना 1928 की नहीं है? देखो आपको याद करवाने के दृष्टिकोण से प्रश्न बनाए हैं मैंने, प्रश्न तो कितने ही बन जाए, मेरा काम आपके याद रह जाए। तो देखो जो घटनाएं एक सन की है मैंने सारी वहीं लिखी है, 1928 की नहीं है। गांधी जी की राजनीति में गांधी जी का राजनीति में पुनः प्रवेश 1928 में, बुक में सीधा लिखा हुआ है गांधी जी ने पुनः प्रवेश करने की सोची। साइमन कमीशन का भारत आगमन बिल्कुल सही है। एचएसआरए का गठन बिल्कुल सही है। भारतीय वाणिज्य व उद्योग परिसंघ की स्थापना, फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी भाई, 1927 में। यह पूछा जा सकता है अब इनका जिक्र क्यों आता है। देखो दो संघ थे, भारतीय औद्योगिक व व्यवसायिक कांग्रेस, ठीक है, इसकी स्थापना 1920 में हुई है। और फिक्की की फुल फॉर्म है भारतीय वाणिज्य व उद्योग परिसंघ, दोनों 10th की बुक में दिए हुए हैं। इन दोनों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेष बात है कि बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग थे, हमने देखा था पुरुषोत्तम दास ठाकुर है, जी बिड़ला साहब है, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को बहुत सहयोग किया था, फंडिंग दी थी। तो वो सारी चीजें जो है, इसलिए इसका जिक्र आता है। फिक्की की स्थापना 1927 और भारतीय औद्योगिक व्यवसाय कांग्रेस की स्थापना 1920। फिर यह नाम आता है सिविल नाफरमानी आंदोलन। किसको कहा जाता है भाई? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को इंग्लिश में कहा जाता है
सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही नाम क्या है? सिविल नाफरमानी आंदोलन। इंग्लिश में तो क्या पता नहीं क्या होगा ये भी। सिविल नाफरमानी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही नाम है। और इस आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कौन से दो पूंजी उद्योगपतियों ने समर्थन दिया था? पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जी बिड़ला, इन दोनों ने सहयोग दिया था। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सहयोग किया है भाई। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए भाई। तो इसका असत्य कौन सा है? ये घटना नहीं है, क्योंकि ये घटना कब की है? 1928 की नहीं है, ये 1927 की घटना है। 1922 में गांधी जी पर लगे राजद्रोह के आरोप की जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता किसने की? किसने की थी भाई? जज कौन था? जज था ब्रूमफील्ड। नमक कानून के तहत नमक के मूल्य का कितना गुना तक नमक कर वसूला? इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम अब इसको शुरू करते हैं, देखो मैं आपको ना आज 5 वायसराय याद करवाऊंगा क्रमानुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे पूछा जा सकता है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। चलिए अब हम आ गए हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा, ये शुरू होगा 12 मार्च, सॉरी 6 अप्रैल मानेंगे, 1 मिनट रुको, अपने आप में सविनय अवज्ञा शुरू होगा 6 अप्रैल 1930 को, और दांडी यात्रा शुरू होती है, दांडी यात्रा, या इसको हम नाम दें नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन। ये कब शुरू होगा? ये शुरू होगा जी 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। अब देखो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह नाम से आंदोलन चलाया। अब इसका नाम नमक सत्याग्रह क्यों लिखा? ठीक है, दांडी के नाम से नमक आता रहा काफी समय तक, क्योंकि दांडी से, साबरमती से दांडी तक की यात्रा शुरू की थी। अब इससे पहले गांधी जी ने क्या किया, आपको मैं लेके आता हूं। उससे पहले की कुछ घटनाएं हैं, वो तो पूर्ण स्वराज्य और याद करवाऊंगा ही। गांधी जी ने जनवरी, मान लो 30 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। 11 सूत्री, गांधी जी ने आंदोलन शुरू नहीं करना था, मांग पत्र दिया। किसको? वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? वायसराय था इरविन। कौन था? इरविन। गांधी जी ने इरविन को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या थी, यह पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण मांग क्या थी? वो थी नमक कर की समाप्ति। भाई नमक डेली रूटीन में जो है यूज होने वाली वस्तु है, अब उस पर टैक्स लगा रखा था। तो गांधी जी ने 11 मांगे सौंपी इरविन को। इरविन को कहा कि भाई अगर आप मेरी मांगे मान लेते हो, उसमें स्पेशल मांग है नमक कर की समाप्ति। अंग्रेजों को नमक पर टैक्स लगाकर और अफीम, इनका बिजनेस और चाय का बिजनेस करके बहुत मुनाफा हुआ था। नमक वाली सांबर झील अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले ली थी, और भी जितनी झीलें भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में वो लगता था पेपर में, तो मैंने तब पढ़ा, तब मुझे पता चला कि इतनी कमाई अंग्रेजों ने। राजाओं को थोड़े बहुत पैसे दिए साल के, और बहुत जो है बड़ा बिजनेस उन्होंने नमक से अपना चलाया था। तो गांधी जी ने कहा कि नमक कर की समाप्ति कर दी जाए। इसके अलावा पूरी ये 11 सूत्री मांग पत्र थी। इरविन ने इसको क्रॉस कर दिया कि भी तू धमकी दे रहा है मेरे को, है? इरविन को धमकी दे रहा है, अंग्रेज ऑफिसर को, तू कर ले, तेरे से जो होता है। गांधी जी ने कहा अच्छा अब बताता हूं तेरे को। गांधी जी ने कहा दांडी यात्रा शुरू करते हैं। अब इससे थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं आपको। अच्छा इसका उत्तर बता देता हूं ना, 14 गुना। कितना गुना तक नमक कर वसूला जाता था? भाई जितना नमक का मूल्य है उससे 14 गुना ज्यादा तो उससे कर लिया जाता था। अब कितना इंपॉर्टेंट मसला है, चलिए अभी आपको थोड़ा सा खाली स्लाइड का है, यहां ले चलता हूं। अब हमने 1928 में बात छोड़ी थी, 1928 के बाद आपको कंटिन्यू करता हूं। 1929 में क्या हुआ, 1929 में क्या क्या हुआ, यह हमने पढ़ना है।
अप्रैल 1929 केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। कौन? भगत सिंह प्लस बी के बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, बी के दत्त, इन्होंने 1929 में यह घटना घटित हुई। तब वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 30 में कुछ नहीं होगा और उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाएगी। यही लिख दूं, 23 मार्च 1931 फांसी। कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। और इस समय आयु कितनी थी भगत सिंह की? 23 वर्ष आयु थी। ठीक है, चलिए 1929 में और क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या था? दिसंबर का महीना, दिसंबर का महीना 1929। ठीक है, 1929 दिसंबर, लाहौर अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाहौर अधिवेशन बड़ा काम का है। इस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे लाहौर अधिवेशन के? अध्यक्ष थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अच्छा, इसमें हुआ क्या? इसमें यह हुआ, पूर्ण स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम, पूर्ण स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम इसी में रखी गई। अब आप कहेंगे कि सर फिर इससे पहले जो क्रांति आंदोलन कर रहे थे उनमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी नहीं उसमें, क्योंकि इरविन ने यह कहा था 1929 में, इरविन ने यह कहा था कि आपको डोमेनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। डोमेनियन स्टेट समझते हो? औपनिवेशिक राज्य। उपनिवेश को अंग्रेजी में कहते हैं कॉलोनी। अंग्रेजों की अपने इंडिया एक कॉलोनी थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपको कॉलोनी तो आप अंग्रेजों की रहोगे, लेकिन आपको तो स्वराज्य दे दिया जाएगा, उनके अंडर में आप आजाद हो। तो यहां पर पहली बार 1929 में आकर घोषणा की कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में। नेहरू अध्यक्ष थे, लाहौर का वो अधिवेशन था, और यह कहा कि हमें कुछ नहीं, सिर्फ पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए, तुम यहां से चप्पल उतारो और भाग जाओ। ठीक है जी। इसके बेस पर इन्होंने कहा 26 जनवरी 1930 को इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मना लिया कि अब हम आजाद हैं। क्या बना लिया? प्रथम स्वतंत्रता दिवस। बात क्लियर? दोनों सन बड़े काम किए, 26 जनवरी 1930 और दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। और इसी को आधार मानते हुए कि अब तो हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी, मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, अंग्रेजों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अंग्रेजों ने कहा अरे कर लो जो करना है, तो इन्होंने कहा लो 26 जनवरी 1930 आज से हम आजाद हैं। इसलिए जो गणतंत्र अपने संविधान लागू होने वाला जो दिन चुना गया था ना, 26 जनवरी को चुना गया था कि, और पहला स्वतंत्रता दिवस अपने 15 अगस्त 1947 नहीं, उससे पहले भी है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मना लिया था। यहां तक बात होगी, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे बढ़ता हूं। जब इतनी बात हो गई, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मना लिया, अब आ गया लगभग 30 जनवरी का समय। 30 जनवरी 1930, 31 जनवरी भी हो सकती है, 30-31 जनवरी के आसपास था, आगे लिखा हुआ है स्लाइड में। और गांधी जी ने 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। कौन दे रहा है? एम के गांधी। किसको दे रहा है? यह दिया जा रहा है इरविन को। इरविन कौन है? यहां से आपने काउंट करने लगने हैं। वाइसराय इरविन, इरविन के बाद आएगा वेलिंगटन, वेलिंगटन के बाद आएगा लॉर्ड लिनलिथगो, उसके बाद आएगा वेवेल, उसके बाद आएगा माउंटबेटन। याद करवाऊंगा, चिंता ना करें। जनवरी 30 में 11 सूत्री मांग पत्र, उसमें मुख्य मांग थी नमक कर की समाप्ति। इरविन इसको मानता नहीं है, क्रॉस लगा देता है। गांधी जी ने कहा अच्छा अब डॉन का जवाब देखना। 12 मार्च 1930, जनवरी गई, फरवरी तक इंतजार किया कि देख लो कुछ करते हो, तो उसने कहा नहीं नहीं तू कर ले जो करना है। गांधी जी शुरू करेंगे क्या? दांडी यात्रा।
क्या करेंगे? दांडी यात्रा। इसको हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक सत्याग्रह, कि नमक कर समाप्त करवाना है। कहां से कहां तक? ये थी साबरमती से दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती से दांडी तक। अब कुछ जगह आता है 240 किलोमीटर और कुछ जगह लिखा होता है 240 मील। भाई दोनों ही एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। दूरी कितनी थी? हालांकि 240 मील थी, ठीक है, 240। दिल्ली के 10 मील चलते थे, लेकिन दोनों ही आंकड़े अब एनसीईआरटी में क्या करें, इतनी दूरी तय करके 5 मार्च को गांधी जी, 5 अप्रैल को शाम को गांधी जी वहां पर पहुंच जाते हैं। ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है याद रखना। 5 अप्रैल को 5 अप्रैल को गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे। कहां पहुंच गए थे? दांडी शाम को पहुंचे कि भाई अपने सुबह उठते ही जादू कर देंगे। और यात्रा दांडी कब पहुंच जाएंगे? दांडी पहुंच जाएंगे 5 अप्रैल को। तो यहां 6 अप्रैल लिखता हूं। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। नमक कानून तोड़ा। सुबह उठते ही यो जादू मंत्र मारा और कह दिया लो लूण बनाता है, नून बनाता। तो 12 मार्च 1930 से कहां तक चली थी यात्रा? 6 अप्रैल 1930, यानी कि कुल कितने दिन? 24 दिन की यात्रा। दिल्ली का कितना सफर? 10 मील का सफर लिखा जाता है, कहीं लिख देते हैं 10 किलोमीटर। 24 आया 240। इतना सफर तय करके 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू हुई। 6 अप्रैल 1930 यात्रा की हैप्पी एंडिंग। वहीं क्या है मद्रास में, ये जो 12 मार्च का दिन था ना, 12 मार्च का दिन मद्रास में एक आंकड़ा दिया है 12वीं की बुक में, बिल्कुल लास्ट में सविनय अवज्ञा उद्घाटन दिवस के रूप में मनाया गया था। उद्घाटन दिवस भी ये पूछा जा सकता है। सविनय अवज्ञा उद्घाटन दिवस के रूप में मद्रास में, सविनय अवज्ञा उद्घाटन दिवस कब मनाया गया मद्रास में? तो 12 मार्च को। 12 मार्च को, ठीक है। नमक सत्याग्रह कब शुरू होता है? 12 मार्च 1930 को। और जैसे ही गांधी जी ने नमक बना दिया तो फाइनली एक शानदार तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मान ली जाती है 6 अप्रैल। ठीक है। अब आप कहोगे कि 6 अप्रैल से सर कह रहे हो, यहां कह रहे हो। अब मद्रास वालों ने 12 मार्च को सविनय अवज्ञा उद्घाटन दिवस मनाया है, और आपसे यह नहीं पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा कल शुरू हुआ कि 12 मार्च तारीख दी हो, 6 अप्रैल दी हो, चिंता मत करो। नमक सत्याग्रह के लिए 12 मार्च पूछी जाएगी। 12 मार्च 1930 इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा के लिए इतना याद रख लेना कि 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है। असहयोग 1920 में शुरू हुआ था, 10 साल का फर्क है। अब वही गांधी जी ने शुरू कर दिया प्रोग्राम। आंदोलन चल रहा है तो गांधी जी, अंग्रेजों ने इरविन को कहा तू बावड़ा हो गया, वो बूढ़िया मरवाएगा, इतने लोग उसके साथ हैं। तो ये 12 मार्च 1930 क्या जी? दांडी यात्रा। कितने लोग गांधी जी के साथ? कितने लोग? यही कोई 7-8 लोग थे। कितने लोग थे? 7-8, यानी कि 78 लोग गांधी जी के साथ थे। ये तो हो गया पहला बिंदु, दांडी यात्रा। अब ये कब कहां खत्म हो जाएगी? ये हो जाएगी 6 अप्रैल 1930। नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा। एक तरह से सविनय अवज्ञा मैं कहूं, सविनय शुरू, नाफरमानी, सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू हो गया। अब 3 नंबर पॉइंट में गांधी जी, अंग्रेजों ने इरविन को कहा, तो इरविन ने कहा चलो अब बूढ़ियों को बुलाओ भाई, काम शुरू करते हैं। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन, मैं थोड़ा सा ये बोल देता हूं भाई, रिस्पेक्टेड है, थोड़े से आपके याद रह जाए इसलिए। तो डॉन हो गए हमारे, सलमान खान हो गए भाई, ठीक है, महात्मा गांधी। तो भाई डॉन साहब को बुलाया कि भाई डॉन को इरविन ने कहा कि भाई मेरे से होगी गलती, ठीक है, पग पकड़ू, मायत हो मेरा, पिता समान हो, कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन से रोक दो। मैं तो सोचे थे मजाक करो, मैं सोचे मजाक कर दे, तुझे केड़ा चलाना है। गांधी ने कहा अच्छा 12 मार्च ਨੂੰ मैं शुरू किया, 12 मार्च आ गई,
1 साल हो गया। यही समझो है मन डाकड़ा दूं मैं दाना को नहीं, मतलब 1 साल। अब आपने, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ना कंफ्यूजन होगी। 12 मार्च को गांधी जी 12 निकले दांडी के लिए, 12 मार्च को 12 निकले दांडी के लिए, और 5 मार्च का महीना शुरू हुआ, 5 ही तारीख अंग्रेजों ने हाथाजोड़ी करके कहा यार तू कैसे करके आंदोलन कर दे समाप्त। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ, समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त। देखना आगे के सारे प्रश्न आप हाथों हाथ कर दोगे। सविनय अवज्ञा, जैसे असहयोग आंदोलन रोकने का, रद्द करने का, समाप्त करने का कारण चोरी चोरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन रद्द करने, समाप्त करने का कारण गांधी इरविन समझौता। कब हुआ, 5 मार्च 1931। चोरा चोरी 5 फरवरी 1922। 5 ही वहां थी, मतलब रद्द करवाने वाली तरीके 5 ही है तारीखें। वो फरवरी थी, ये मार्च है। भाई वो पहले है तो फरवरी, ये बाद में है तो मार्च। समझ गए, याद रह जाएगा। ठीक है जी, याद रहेगा। अब गांधी जी को कहा, अंग्रेजों ने कहा भाई मारा लगाएगा भाई गोल मेज, ठीक है, आप आंदोलन करो समाप्त। और लंदन में हमने लगाए हुए हैं गोल मेज, बढ़िया बड़ा रखड़ा सामान, बढ़िया शानदार बोतलां बोतलां सब चलता है काम। तुसी की आओ थे गोल मेज ते बैठो। गोल मेज मेरा गोल मेज लगा होता है, लोग ऐसे कुर्सियां लगा लगा के बैठे होते हैं आसपास। ठीक है जी, मतलब अंग्रेजों ने कहा अपने चलेंगे कहां, गोल मेज सम्मेलन में। गोल मेज सम्मेलन कुल कितने हुए भाई, 3 गोल मेज सम्मेलन थे। कितने, 3 गोल मेज सम्मेलन थे। पहला हुआ 1930, दूसरा हुआ 1931 और तीसरा हुआ 1932। ये तीसरा जो है ना, असल में 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। ये सितंबर से दिसंबर तक चला था, पर अपनी बुक में 12वीं वाली में इसकी फोटो दी गई है कि नवंबर 1931 का कोई सीन दिखाया गया है। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन, हम अगर महीना पूछा जाए तो सितंबर से दिसंबर तक था, और जब जिसमें शानदार इनकी डिबेट और मीटिंग हुई वो नवंबर 1931 का दिन था। चलिए गोलमेज सम्मेलन में, अब गोलमेज सम्मेलन से क्या प्रश्न आ सकते हैं। गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए, 30, 31, 32, कुल कितने, 3 हुए। कहां, लंदन में हुए। कहां हुए, लंदन में। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, द्वितीय गोलमेज में। किसमें, द्वितीय गोलमेज में भाग लिया। ठीक है जी, यह पूछा जा सकता है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस की तरफ से और वैसे गांधी जी गए थे। ठीक है, अंबेडकर साहब ने तीनों आंदोलन में भाग लिया था। अच्छा, अपने बीकानेर वाला गंगा सिंह भी गया हुआ था, वहां पिलर के पास एक खड़ा है, गोलमेज सम्मेलन की फोटो देखना, यूं ऐसे करके खड़ा है, बुलाया पता नहीं, वहां खड़ा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा को रोककर गांधी इरविन समझौते के तहत। वहां ये बैठे हुए हैं। अंबेडकर साहब ने कहा भाई दलित वर्ग के लिए हमें अलग से आरक्षण चाहिए, और अंग्रेजों ने कहा दे देंगे कोई, हमने तो 1909 के, आपको पता है सांप्रदायिक आरक्षण जो शुरुआत की थी 1909 के अधिवेशन में की थी, और 1919 में उसको और बढ़ा दिया था 1919 वाले में। तो अंग्रेजों ने कहा दे देंगे भाई, अंबेडकर साहब का कोई दिक्कत नहीं, विद्वान आदमी हो, आपको दे देंगे। गांधी जी ने कहा क्यों, ऐसे कैसे दे दोगे, हमें हिंदुओं को आपस में बांट रहे हो, लो कोई नहीं मैं जाता हूं। गांधी जी ने अपने लाठी उठाई, कोई सामान तो ज्यादा होता नहीं, चल पड़े। गांधी जी आ गए वापिस। गांधी जी ने वापिस आते जनवरी 1932 में गांधी जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा सविनय पुनः शुरू कर दिया। देखो कितना लॉजिक, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में जनवरी में आके पुनः शुरू कर दिया। अब 1932 में बाद में दिसंबर में तीसरा सम्मेलन होगा, गांधी जी नहीं जाएंगे, पहले में नहीं गए, सिर्फ दूसरे में गए थे। गांधी जी ने कहा अब दोबारा से शुरू करते हैं। वो वैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन ना डीपली पढ़ेंगे तो ये 2 बार शुरू हुआ, 3 बार समाप्त हुआ, तो ये अलग अलग है, क्योंकि 1933 में फिर समाप्त हो जाएगा, 34 में पटना में फिर समाप्त, वो अलग चीजें हैं। रीट के हिसाब से जितना दिया उससे बाहर हम नहीं पढ़ेंगे। गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा 1932 में शुरू कर दिया। अब मजे की बताऊं बात, जब ये शुरू किया ना, इरविन वायसराय जा चुका था।
और अब वायसराय कौन है? अब है वेलिंगटन। कौन है? वेलिंगटन। गांधी जी ने वेलिंगटन को मैसेज किया, यूं ही छोटा सा मैसेज छोड़ा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पे, और गांधी जी ने वेलिंगटन को कहा कि भाई वेल बड़ा नाम है तेरा, है कि यार मैं तेरे से मिलना चाहता हूं, तू आ यार। तुम्हारे वालों ने, वो इरविन था तेरे से पहले, उसने मुझे यार वैसे ही बहला फुसला के, आंदोलन इतना बढ़िया चल रहा था, मेरे को तो हमारे वालों ने गालियां दी, क्या यार हमने इसको आगे लगाया था ये अंग्रेजों की बात सुन के, और मेरे को यार मूर्ख बनाया यार। मैं लंदन जाके और आते समय मेरे को जहाज और नहीं दिया, हाथा जोड़ी करके वो सुभाष चंद्र बोस ने कह कुआ के उसकी जानकारी थी और मुझे भेज दिया। क्या यार ऐसे नहीं, फ्रेंड रिक्वेस्ट करके बड़ी सॉरी उसे मैसेज मुसेज किए। वेलिंगटन ने कहा, गांधी जी ने कहा मैं मिलना चाहता, वेलिंगटन ने कहा मैं इंटरेस्ट ही नहीं रखता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, गेट आउट। ठीक, वेलिंगटन अच्छा, गांधी जी ने कहा अच्छा कोई नहीं, अपने को क्या है फिर, क्या है, बेइज्जती होती नहीं। अच्छा, वेलिंगटन ने फिर एक बात कही थी, आगे वो लिखी हुई है, वेलिंगटन ने कहा अगर गांधी ना होते तो ये दुनिया बड़ी शानदार होती। वो एक तथ्य, इसकी लाइन आती है, ये दुनिया बड़ी शानदार होती, वेलिंगटन ने कहा। तो ये पूछा जाता है किसने ये कहा था? वेलिंगटन ने। इरविन के बाद दूसरा वायसराय कौन है? वेलिंगटन ने। वेलिंगटन, वेल के बाद लिथगो आएगा, ठीक है। वेलिंगटन के बाद, गटन के बाद लिथगो आएगा, गो आएगा, गटन के बाद गो आएगा, इरविन, गटन, गो, ठीक है। फिर उसके बाद वेवेल आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए अब अपने प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर बस एक स्टोरी और सुनानी है आपको, क्लास खत्म। बाकी मोस्टली चीजें आपकी इससे हो जाएंगी। हाँ, ये पढ़ लिया था 14 गुना। चलो, नमक यात्रा किन कारणों से उल्लेखनीय रही? इंपॉर्टेंट है। नमक यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1900। इस यात्रा को यूरोपीय व अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। आज 12th वालों को मैंने वो लिया था टेस्ट, तो उसमें ये दिया था बड़े प्रश्न के रूप में। 3 मुख्य कारण, मतलब नमक यात्रा क्यों? क्योंकि विश्व स्तर पर भारत की पहचान एक आंदोलन के रूप में, और पहली राष्ट्रीय गतिविधि जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यह भी सत्य है, यह भी, कि पहली ऐसी राष्ट्रीय गतिविधि कौन सी थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया? यह पूछा जा सकता है। गांधी जी के किस आंदोलन में बड़े पैमाने पर महिलाओं ने, तो महिलाओं ने भाग लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अच्छा, अंग्रेजों को पहली बार यह एहसास हुआ था कि सत्ता भारतीयों को, 57 की क्रांति के बाद, कि सत्ता भारतीयों को दे देनी चाहिए। अब बात आती है कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन में महिलाओं को भाग देना चाहिए, गांधी जी को इसके लिए किसने मनाया था? एक तो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तो नाम आता है 12th की बुक में, 12th एनसीईआरटी में, कि गांधी जी को महिलाओं को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के, सविनय अवज्ञा में भाग लेने के लिए मनाया, कि महिलाओं को भी भाग लेना चाहिए। तो वो थी कमला देवी। 8वीं की बुक में दिया हुआ है कि सरोजनी नायडू ने गांधी जी को मनाया। तो कुल मिला के दोनों ही हैं, कि कमला देवी चट्टोपाध्याय और सरोजनी नायडू दोनों के कहने पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की एंट्री मान्य कर दी थी। तो पहली राष्ट्रीय गतिविधि जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, वो था गांधी जी की नमक यात्रा। नमक सत्याग्रह असहयोग सविनय अवज्ञा से पहले की घटना तो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में असत्य कथन है। गांधी इरविन समझौते के कारण इसे वापस ले लिया गया। याद रखना, असहयोग चोरा चोरी के कारण समाप्त। यह गांधी इरविन समझौता कब? 5 मार्च 1931। दूसरे गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1931 की असफलता से 1931 में सविनय अवज्ञा पुनः शुरू हुआ। गांधी अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुआ था ये पूना पैक्ट? चलो, ये देखो मेरे ना बहुत पहले के आंकड़े पड़े हुए हैं, इसलिए थोड़े थोड़े स्लिप हो जाते हैं। ये 1932 में हुआ था। हुआ कब था? 1932 में सितंबर में हुआ था, सितंबर 1932। तारीख चाहिए आपको? 26 सितंबर 1932।
ठीक है, गांधी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था, क्योंकि इससे पहले ना एक सांप्रदायिक पंचांग आया था, मैकडोनाल्ड घोषणा पत्र, उसका फिर अपनी बुक में जिक्र नहीं है, तो उसका क्यों जिक्र करना। 16 अगस्त 1932 को मतलब दलितों को अलग से आरक्षण दे दिया था। तो फिर गांधी जी जो है जेल में ही अनशन पर बैठ जाते हैं। तो फिर लोगों ने समझाया कि भाई जेल में अनशन कर रहे हैं, अम्बेडकर साहब को समझाया कि आप अंग्रेजों से अलग से कुछ मत मांगो, अपने वाले से आपको अलग से दे देंगे। तो इस बात के लिए सहमति बन जाती है। सितंबर 1932 में पूना समझौता या पूना पैक्ट किसके मध्य होता है? गांधी व अम्बेडकर के मध्य होता है। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। 30 जनवरी नहीं भाई, 31 जनवरी को सौंपा था। 26 जनवरी 1930 को इन्होंने मनाया स्वतंत्रता दिवस, और उससे 4-5 दिन बाद इन्होंने गांधी ने इरविन को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? असत्य ये है, क्योंकि सविनय अवज्ञा पुनः 1931 में नहीं 1932 में किया था। कब किया था? 1932 में। नोट लगा के 26 जनवरी 1930 को क्या मंगाया? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और 11 सूत्री मांग में सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या थी? नमक कर की समाप्ति। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई भाई? दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। असत्य कथन है। अब ना आपको भूलने का, रटने का और इसमें ट्रिक की कोई जरूरत नहीं होती। एक लॉजिक की बात है कि इरविन बाद में मानेंगे बात, जब गांधी जी आंदोलन शुरू कर देंगे। तो आंदोलन शुरू कब होगा? दांडी यात्रा शुरू कब होगी? मार्च के महीने में, मार्च, ठीक है, एक लॉन्ग मार्च। तो 12 मार्च को। अब उसके बाद समझौता भी मार्च में होगा, तो मार्च 30 में तो वापस आएगी नहीं, 30 मार्च में तो शुरू हुई है यात्रा, तो फिर साल अगला, एक साल में 2 बार मार्च आता ही, तो वो आ जाएगा 5 मार्च 1931। दक्षिण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ठीक है। दक्षिण में नमक सत्याग्रह का, अब आप देख लो, दक्षिण में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस नाम से जाना गया था? वो था, अलग अलग नाम थे, वन सत्याग्रह था। और दक्षिण में स्वदेशी या बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा चला था? वंदे मातरम आंदोलन। और दक्षिण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व राजगोपालाचारी। सीमांत गांधी नाम से मशहूर थे खान अब्दुल गफार खान, और इन्होंने खुदाई खिदमतदार संगठन बनाया था। खुदाई खिदमतदार, कौन सा संगठन? खुदाई खिदमतदार संगठन बनाया किन्होंने? खान अब्दुल गफार खान। पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में, दूसरी बार 44 में हुए। 7 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। अब इसमें असत्य कथन ना, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि ये 1946 है, 1944 में नहीं है। प्रांतीय चुनाव कब हुए हैं? पहली बार 1937 में और दूसरी बार 1946 में हुए हैं भाई। और यहां 7 प्रांतों में। अब ये मसला भी आपका सुलझा देता हूं। तो ये दोनों असत्य हैं। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं, यही बात कर लेते हैं हमने, ठीक है। यहां को खाली स्लाइड देखें, यहां पर स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी, ये स्लाइड आ जाती है। चलो इससे काम ले लेते हैं। ये प्रश्न कौन सा है भाई? निम्न में से असत्य कथन है। श्री जे.एम. सेन गुप्त ने अखिल भारत, अलग से चीजें हैं, गाइडों गुइडों में फिर मिलती नहीं आपको। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा जे.एम. सेन गुप्त ने। मद्रास में 12 मार्च को सविनय अवज्ञा अभियान के उद्घाटन दिवस के रूप में मनाया गया। वीर लखन नायक ने उड़ीसा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व वीर लखन नायक कर रहे थे। ये पहले एनसीईआरटी में थी बात, बाद में 30% में हटाया, तो शायद मुझे नहीं मिली। बाकी एनसीईआरटी का तथ्य है, सभी बातें सही है, कोई असत्य नहीं है। अब मैं आपको वो चुनाव वाली बातें करवाता हूं। पहले ये प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अंबाबाई किस राज्य की थी? ये आप कमेंट करके बताओ। चलो
मैं आपको लिखाता हूं वो बातें। 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ था, चुनाव हुए थे। कब हुए थे? 1937 में। 1937 में चुनाव हुए, कौन से? प्रांतीय चुनाव, प्रांतों में चुनाव हुए थे 1937। कुल कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। कुल कितने प्रांत? 11 प्रांत। 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, 5 प्रांत कांग्रेस पूर्ण बहुमत, कांग्रेस पूर्ण बहुमत। ठीक है जी। फिर अब बात आती है 7 या 8। देखो दोनों आंकड़े दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, 12वीं में पहले पार्ट में 7 और आगे वाले में 8। तो जब पूछेगा तो 7 और 8 दोनों एक साथ नहीं देगा। 7-8 प्रांत में 7 और 8 दोनों आंकड़े दिए हुए हैं, में कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस की सरकार बनी। क्योंकि अब एक तो होता पूर्ण बहुमत मिल जाना, पूर्ण बहुमत मिल जाना कि अपने को किसी से के साथ समझौता करके सरकार बनाने की जरूरत ही नहीं है, पूरी सीटें। तो 5 प्रांत में तो पूर्ण बहुमत मिल गया, और कुछ जगह 7 आता है, कुछ जगह 8 आता है। ठीक है। और यहां पर किया कि 7 या 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अन्य जो संगठन थे उनके साथ समझौता करके अपनी जो है सरकार बनाई थी। तो हमारे लिए 1937 के प्रांतीय चुनाव, पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में हुए, इस अधिनियम के तहत हुए। कुल कितने प्रांतों में? 11 प्रांत में। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत 5 प्रांतों में मिला। कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी? तो 7 या 8 दोनों ही आंकड़े हैं। और अंबाबाई जो थी ये थी कर्नाटक की। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। बस अब तो आपके 8-9 प्रश्न रह गए। सैंडर्स की हत्या कब की गई? अभी हमने पढ़ा था, ये तो सीधे ही हो रहे हैं। 17 दिसंबर 1928 को। किस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था? अब देख लो, 1900 में सांप्रदायिक चुनाव, यानी कि मुसलमानों को अलग से निर्वाचन चुनाव की व्यवस्था की गई। ठीक है, अपना प्रतिनिधि चुने। और इसमें इसको क्या है, इसमें 1919 में इसका विस्तार किया गया। अलग अलग और धर्म के लोगों को भी छूट दी गई कि आप अपना अलग से धर्म के आधार पर सदस्य चुन सकते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता की बात आती है तो 1919 का अधिनियम। और इसके बारे में बता दूं, अगर शब्द आ जाए प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ? द्वैध शासन कब लागू हुआ? तो ये 1919 के अधिनियम में। लेकिन प्रांतों को स्वायत्तता, ये होता है प्रांतों को स्वतंत्रता मिलना। द्वैध शासन होता है दोहरा शासन, भाई एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, एक प्रांत की सरकार और एक केंद्र की सरकार, वो द्वैध शासन। और पॉलिटी पढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं। तो प्रांतों में द्वैध शासन, ये 1919 का अधिनियम। और प्रांतों को स्वायत्तता, स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1935 का अधिनियम। हाँ जी, कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये तो थी प्रथम महिला अध्यक्ष, सीधा आ जाए प्रथम महिला अध्यक्ष। हालांकि आएगा नहीं, अपनी बुक में इसका नाम दिया हुआ है। कौन है ये? होम रूल आंदोलन शुरू करने वाली, होम रूल आंदोलन शुरू किया था एनी बेसेंट के साथ। और कौन थे भाई? एनी प्लस बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर। इन्होंने 1916 में वो होम रूल, यानी कि स्वराज्य है, होम मतलब घर, और राज्य तो राज्य होता है, घर का शासन आंदोलन। तो अगर पूछा जाए वैसे कि प्रथम भारतीय महिला, तो सरोजनी नायडू थी। ये एनी बेसेंट 1916 में 17 में बनी थी, और सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सुभाष चंद्र बोस ने, आपको पता है, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने
38 और 39 दो अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की कांग्रेस के। जनवरी 1941 बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़कर जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंच गए। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की और 1944 में फौज ने इम्फाल व कोहिमा की तरफ से भारत में प्रवेश करने का असफल प्रयास किया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इन्होंने अधिकार भी कर लिया था। ये सारे के सारे कथन आजाद हिंद फौज के बारे में सही है। निम्न में से असत्य, अपत्य नहीं भाई, असत्य कथन है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। कौन था? चर्चिल था। अच्छा, एक और है, साइमन कमीशन वाला था ना, साइमन कमीशन का गठन किस सरकार ने किया था? टोरी सरकार ने। इंग्लैंड में टोरी सरकार जिक्र शब्द आता है एक बुक में, टोरी सरकार ने। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। सभी कथन सत्य हैं भाई, सभी कथन सत्य हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कह दो या कह दो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय भारत का गवर्नर या वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। और चर्चिल के बाद 1945 में वो लेबर पार्टी की सरकार आएगी और प्रधानमंत्री कौन बन जाएगा? पीएम कौन बन जाएगा? एटली बन जाएगा। और लिनलिथगो के बाद अगला वायसराय कौन होगा? वो होगा जी वेवेल। कौन होगा? वेवेल। और वेवेल के बाद अंतिम कौन आ जाएगा? माउंट बेटन। कौन आ जाएगा? माउंट बेटन। भारत का जब विभाजन हुआ, भारत विभाजन के समय विभाजन की घोषणा करने वाला माउंट बेटन था। ये बेटन आएगा फरवरी 1947 में, फरवरी 1947। अब अगर प्रश्न आ जाए, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, उस समय वायसराय कौन है? उस समय वायसराय कौन है? तो उस समय आ जाएगा वेवेल, क्योंकि माउंट बेटन फरवरी 1947 में आया था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था भाई? किसकी अध्यक्षता में? लॉरेंस। आपको संविधान वाली और उसमें करवाया था, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीन लोग थे ना इसमें कैबिनेट मिशन में, तो लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। ठीक है भाई, उसमें आपको अच्छे से बताया हुआ है। 32 नंबर, द्वितीय सविनयवज्ञ के समय भारत के गवर्नर व वायसराय कौन थे? द्वितीय सविनयवज्ञ, द्वितीय सविनयवज्ञ का मतलब समझते हो? जनवरी 1932 में शुरू हुआ था। और इस समय कौन था? इस समय वेलिंगटन था। तो इनका क्रम याद रख लेना। 1 नंबर इरविन वेलिंगटन, वेलिंगटन, ये गट्टन गट्टन मटन ये 2 नंबर पे था। और लिनलिथगो गो वाला 3 नंबर पे था, वेवेल 4 नंबर पे और 5 नंबर पे माउंट बेटन। मुझे ना ये वैसे याद है, तो हिस्ट्री में मैं ट्रिक वगैरह कम ही बनाता हूं, मुझे वैसे ही याद पड़े हैं, मैं क्या करूं। ठीक है, तो जब आप रीड के पेपर के बाद 3rd ग्रेड में, तो तब आपके लिए ट्रिक्स वगैरह बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है भाई, क्या करें। और अगर गांधी ने होते या दुनिया बहुत खूबसूरत होती थी, और किसने कहा था? ये वेलिंगटन नहीं कहा था भाई, तो ये वेलिंगटन थे। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान दमित वर्गों हेतु पृथक निर्वाचिका की मांग ये BR अम्बेडकर ने की थी। और जो है पृथक पाकिस्तान की मांग रखने वाला व्यक्ति कौन था? फिर वो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समांतर या प्रति सरकार या स्वतंत्र सरकारें बनी? आपको पता है 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो कुछ लोग जो है ये 17 वाली सरकार कब बनी थी? 1943 में बनी थी। कब बनी थी? 1943 में। और 17 वाली सरकार जो है ना, सबसे लंबे समय तक चली थी, लंबे समय तक। कब? 1946 तक चली थी। मतलब लोगों ने यह कहा कि अंग्रेजों को, क्योंकि 1942 में हम क्या देख रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या देख रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें नारा क्या लगा था? डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले कौन आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था।
क्रिप्स मिशन को भेजा, स्टैफर्ड क्रिप्स को, ठीक है। और उन्होंने कुछ बातें अपनी रखी, भारतीयों ने नहीं मानी और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। कब? अगस्त 1942 को। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो, गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन, यह आंदोलन चल रहा था। आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन क्या है, गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और यह आंदोलन नेतृत्वहीन था। ये आंदोलन एकमात्र आंदोलन जिसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया, नेतृत्वहीन चलता रहा। तो जैसे जैसे लोगों के हाथ में सिस्टम आया, लोगों ने कहा अपनी सरकार अलग बना लो भाई, अपनी स्वतंत्र सरकारें बना लो, प्रति सरकार समान अंतर की वैसी सरकार। तो ये 17 कहां है? महाराष्ट्र, बलिया और मिदनापुर, इन सभी जगह पर समानांतर सरकार होगी। और पिछली बार ये प्रश्न आया था शायद, 17 सरकार की गठन कब हुआ? 42 में आंदोलन शुरू हुआ ठीक अगले साल, और कब तक चली थी? 46 तक, सबसे लंबे समय तक चली थी। और बलिया में सबसे पहली सरकार बनी थी, यह प्रथम सरकार थी भाई। कहां पर पहली स्वतंत्र सरकार की स्थापना हुई? तो बलिया में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारत का गवर्नर कौन था? कैबिनेट मिशन जब भारत आया वेवेल था। 1945 में उधर ब्रिटेन में भी चुनाव हो गए और लेबर पार्टी की सरकार बनी। और आपको पता ही है प्रधानमंत्री कौन बना था? एटली बना था। निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन है। शाही नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत मतलब नेवी का नौसेना, नेवी वाली सेना का। भारत छोड़ो के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस समय भूमिगत रेडियो का संचालन उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और भूमिगत होकर आंदोलन करने वाले एक और थे ना भाई, क्या नाम था उनका, जो राजस्थान के भी थे, राम नारायण, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया भाई मैं एक, ठीक है, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ये भी भूमिगत होकर आंदोलन कर रहे थे। और ये सभी कथन जो है सत्य है, सभी कथन सत्य है। अब कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। गांधी जी राइज टू पावर, जूडिथ ब्राउन की बुक है। देश की आजादी के समय गांधी जी कहां थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में थे। गांधी जी के जीवनीकार डीजी तेंदुलकर थे। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये पुस्तक जेएल नेहरू ने लिखी है। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से, गांधी जी ने कहा है। कांग्रेस की स्थापना के समय 72 सदस्य और गांधी जी की दांडी यात्रा के समय 78 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था, ठीक है। और अंतरिम सरकार का गठन भी 2 सितंबर 1946 को हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। फिर भारत सरकार अधिनियम 1947 बना और आपको पता ही है जुलाई 1947 में उसका प्रस्ताव रखा, फिर आजादी का, और ये सारा मसला चला। मुख्य मुख्य बातें होगी, कोई एक आध बात रहेगी ना तो उसको क्या है वो मैराथन क्लास में करवा दिया जाएगा। क्लास लंबी जरूर है पर आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास किया है। और कल वाली क्लास में लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए आ जाना। बाल वाली योजनाएं जो है ना वो करवाई जाएंगी, जो साइको में नया टॉपिक जुड़ा है। और उसके बाद कौन सी क्लास होगी? उसके बाद आपकी शिक्षण विधियों की क्लासें लगेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8:30। धन्यवाद, जय हिंद।